Student, today we are going to discuss the digestion and absorption of protein। जैसे कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। वैसे ही सबसे पहले इस टॉपिक में भी हमें जो है डेली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी प्रोटीन की, या डेली इनटेक जो है हमारा प्रोटीन का वो कितना होता है, और वो एवरेज जो एवरेज पर्सन जो है, एक अडल्ट एवरेज अडल्ट जो है वो कितनी प्रोटीन उसको रिक्वायर होती है और वो कितनी इनटेक करता है। तो डेली रिक्वायरमेंट में वो हमें बताता है कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट है, अडल्ट एवरेज अडल्ट का जो हम वेट लेते हैं ना जी, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अडल्ट कहा जाता है। एज अबव 18 ईयर्स को अडल्ट कहा जाता है। तो उसका जो हम एवरेज वेट लेते हैं वो अप टू 70 केजी लिया जाता है। ठीक है जी। उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट वो ये बता रहे हैं हमें, वो तकरीबन 0.5 टू 0.7 ग्राम पर केजी। अगर इसको हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 42 ग्राम बनता है 70 केजी बॉडी के लिए। और बच्चों के लिए कह रहे हैं 1 टू 4 ईयर एज में इसकी जो है 3 टू 4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, हम ये जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की ये कैसे पूरी कर सकते हैं, कौन से फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करने के बाद ये रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी कर सकते हैं। तो टू मेजर सोर्सेज होते हैं। वो कहते हैं एंडोजीनियस सोर्स होता है प्रोटीन का, उसमें होता है वो कितनी कवर करता है 30 टू 40 ग्राम पर डे। जो कवरेज है वो एंडोजीनियस प्रोटीन जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। ये बेसिकली होती क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोटीन्स एज प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स जाहिर सी बात है, उन डेड सेल की जो डेब्रीज होती हैं, जो रेमनेंट्स होते हैं या बकाया जात होते हैं, उनसे भी जो है प्रोटीन्स हासिल कर ली जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक्सोजीनियस प्रोटीन्स। एक्सोजीनियस सोर्स क्या होगा, बॉडी से बाहर के जो ज़राए होंगे प्रोटीन हासिल करने के, उसको एक्सोजीनियस सोर्सेज कहेंगे। ये डाइटरी प्रोटीन के थ्रू पूरा किया जाता है और ये तकरीबन एक्वायर करता है 75 टू 100 ग्राम पर डे। जो प्रोटीन होती है वो हम इनटेक करते हैं अपनी डाइट्स के थ्रू। वो डाइट्स हम जो है ना प्लांट से हासिल कर रहे हैं, ठीक है, या एनिमल प्रोटीन से हासिल कर रहे हैं। जैसे आप जो है ना एग जो है, एग बेसिकली प्रोटीन का मेन सोर्स है जो हम जो है एनिमल से हम बर्ड से हासिल करते हैं और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो एग जो है एक प्रोटीन सोर्स की बड़ी अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद मीट में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, मीट हम यूज़ करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल जो है ना एक डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट में हमने डिस्कस किया था कि सलाइवा में अल्फ़ा अमाइलेज और जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ड्यूडिनम में, वहाँ पे जो है उसकी डाइजेशन होती है। जबकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अमाइलेज की ब्लॉकेज की वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से अमाइलेज एंजाइम ब्लॉक हो जाता था और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं हो सकती। प्रोटीन्स का इससे बिल्कुल जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे सिनेरियो ये बन जाता है कि जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है पेप्सिन एंजाइम, वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। और एसिडिक पीएच जो हाईली एसिडिक पीएच होती है वो स्टमक के अंदर होती है, और जो है वो स्टमक के अंदर बेसिकली जो है पेप्सिन एक्टिवेट होता है और प्रोटीन की तोड़ फोड़ कराता है। और ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है पीएच ऑफ अबव 5 से ऊपर। जब पीएच बेसिक पीएच की तरफ जाएगी तो पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसी बुनियाद पे वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है प्रोटीन की, वो जो है ना जो अपर पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम ज्यूजिनम, वहाँ पे होगी। क्योंकि वहाँ पे दूसरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी मौजूद होंगे जो कि किस सिक्रीशंस में मौजूद होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। पेनक्रियाज लुब्लबे की जो सिक्रीशन होती है उसमें पेनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन कराते हैं। मोस्टली जो एंजाइम पाए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज,
एंजाइम है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स वगैरह में और अल्टीमेटली जो है जो प्रोटीन्स का सिंगल यूनिट होता है अमाइनो एसिड, उसमें जो है डाइजेस्ट करते हैं। अब ये एक सिंपल डायग्राम में हमें समझाया गया है कि डाइजेशन ऑफ जो है प्रोटीन्स कैसे होगी। प्रोटीन्स पे सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा स्टमक के अंदर, ठीक है। प्रोटियोसिस बनेंगे, पेप्टोन्स बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। फिर प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स पे जो है ना ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड्स एंजाइम जो हैं, ये एंजाइम है किसके, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है। पेनक्रियास से रिलीज़ होने वाले सिक्रीशन में एंजाइम मौजूद होते हैं, ये इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको फर्दर इनकी तोड़ फोड़ करके इनको पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो बाकी बचे हुए पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उन पे पेप्टाइडेजीज एंजाइम एक्ट करते हैं और उनको सिंगल जो यूनिट होता है पेप्टाइड चेन का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अमाइनो एसिड पे आके ज़ाहिर सी बात है डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होता है। डाइजेशन के बाद वो कहता है प्रोटीन मोस्टली जो है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड की शक्ल में डाइजेस्ट होती है और ये इस शक्ल में अब्जॉर्ब होती है। इस शक्ल में अब्जॉर्ब क्यों होती है, मैंने आपसे पहले कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि अब्जॉर्प्शन इंटरसेलुलर स्पेसिस से होती है या इंट्रासेलुलर अब्जॉर्प्शन होती है। तो बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं या फिर फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू अब्जॉर्प्शन होती है। तो इन सब को एज अ फंक्शन के लिए जो है पार्टिकल साइज़ या मॉलिक्यूलर साइज़ या ग्लोब्यूलर साइज़ जो है बहुत ही समाल होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन होती है वो ड्यूडेनम और जीजोनम में होती है, जबकि इलियम में अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो थोड़ी बहुत, वो कहते हैं कि कोलॉन जो बड़ी आंत होती है उसमें भी होती है प्रोटीन की डाइजेशन, लेकिन वो किस वजह से होती है, बैक्टीरियल एक्शन की, वहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया की वजह से प्रोटीन की डाइजेशन होती है। और बेसिकली एट द एंड वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूल हमारे फीसिस होते हैं, फीकल मटेरियल होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली डाइटरी प्रोटीन नहीं होती। हमारे जो है फूड में जो हमने प्रोटीन इस्तेमाल की हैं वो वाली प्रोटीन नहीं होती, बल्कि ये वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जिनकी डाइजेशन बैक्टीरिया की वजह से हुई है और दूसरी सेलुलर डेब्रीज से जो प्रोटीन हमें जो है अब्ज़ॉर्ब हुई हैं, ये वो वाली प्रोटीन बेसिकली फीसिस में पाई जाती हैं। अब वो कह रहे कि अब्ज़ॉर्प्शन के दौरान होता बेसिकली क्या है कि प्रोटीन की अब्ज़ॉर्प्शन मोस्टली जो है ये हुई सोडियम चैनल पे डिपेंड करती है, सोडियम चैनल जो पे डिपेंड करती है और को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है इसका। जो जैसे हम प्रोटीन्स का आप लोग जो है ना बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में आपने एक इंतहाई अहम फंक्शन पढ़ा होगा प्रोटीन का। सेल मेम्ब्रेन्स में जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं वो चैनल्स का काम करती हैं, रिसेप्टर्स का काम करती हैं, रास्तों का काम करती हैं, यानी कि इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सारी इन्हीं प्रोटीन चैनल के थ्रू होती है। तो यही वो कहते हैं, ये भी हमें बताना चाह रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन भी इन्हीं चैनल्स के थ्रू होगी और ये जो चैनल्स होंगे ये सोडियम की मौजूदगी में ही ओपन होंगे और सोडियम के साथ प्रोटीन का को ट्रांसपोर्ट होता है इंट्रासेलुलरली या एक्स्ट्रा सेलुलरली। और एट द एंड वो कहते हैं कि सम अमाइनो एसिड जो होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन होती है या ट्रांसपोर्टेशन होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। नेक्स्ट जो वो है हमें वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो चुकी है प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन और एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। फैट में सेम ऐसे ही जैसे हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डिस्कस कर आए हैं कि फ़ैट्स की डेली रिक्वायरमेंट जो है ना डिपेंड करती है हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, इनफरादी जो मईशत है उस पर डिपेंड करती है कि जो है ना हमारी बॉडी कितना फ़ैट इनटेक कर रही है। एवरेज जो इसकी इनटेक है वो 25 to 160 ग्राम है, ठीक है। और फैट्स इन डाइट्स जो हमारी डाइट में फूड में फ़ैट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं,
ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में मौजूद होते हैं, फास्फोलिपिड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में मौजूद होते हैं और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की शक्ल में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमें एक डायग्राम इन्होंने दिखाई है, इसको आप थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं। डाइटरी लिपिड जो मोस्टली ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनकी डाइजेशन के मेन 2 पॉइंट होते हैं, माउथ एंड स्टमक। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ में राइट साइड पे वो बता रहा है कि फ़िज़िकल ब्रेकअप होगा, यानी कि तोड़ फोड़ होगी ट्राइग्लिसराइड्स की, और ये किस में कन्वर्ट होगी, लिपिड का लिपिड काई में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर इसके ऊपर क्या होगा, इसकी इमल्सिफिकेशन होगी। और जो है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट्स इन काइम। लिपिड के जो है ना छोटे छोटे तोड़ फोड़ जब होती है तो इनके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और काइम के साथ ये मिक्स हो जाती है। और इसके बाद जो इसके ऊपर इसके साथ प्रोसेस होता है, प्रोसेस कराया जाता है, वो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कराया जाता है। इमल्सिफिकेशन क्या है कि लिपिड की जो हाइड्रोफोबिसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पानी को रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है उसको मास्क किया जाता है, छुपाया जाता है, ताकि लिपिड्स को सॉल्युबलाइज कराया जा सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। और ये जो हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं, ये मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में जो है ना कन्वर्ट होके माइसेल्स बना लेंगे। माइसेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एग्रीगेट्स होते हैं। जो ये सारा मिक्सचर हम पढ़ के आए हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स का काइम के साथ और फिर इसकी इमल्सिफिकेशन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिपिड्स के, ये जो है ना एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और एक माइसल्स की शेप देते हैं। और ये माइसल्स की शक्ल में फिर जो है एट दी एंड इसकी जो है इंटेस्टाइनल लाइनिंग से अब्जॉर्प्शन होती है और इसके जो फर्दर इस्तेमालात होते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो ये इंजाम दे पाते हैं। यहाँ पे वो हमें जो है ना डाइजेशन ऑफ फैट के जो पैराग्राफ है इसमें हमें ये बता रहा है कि यंग एडल्ट्स में जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के में अंदर जो है इसकी डाइजेशन होगी। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे वो माउथ से हमें स्टार्ट करके बता रहा है कि मास्टिकेशन, यानी कि जो बाइटिंग एंड बाइंडिंग है माउथ के अंदर, उसी प्रोसेस के दौरान, उसी फंक्शन के दौरान ही सीरस ग्लैंड ऑफ टंग से जो है ना एक लिंगोड एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, एक लाइपेज एंजाइम होता है, वो रिलीज़ होता है, जो कि आगे स्टमक के अंदर जाके और ज़्यादा पोटेंट हो जाता है, मोर एक्टिव इन स्टमक हो जाता है। और ये जो है क्या बेसिकली कराता है, ये 25 to 30% जो है ना डाइजेशन करवाता है ट्राइग्लिसराइड्स की, फैट्स की। यानी कि माउथ प्लस जो है ना स्टमक के अंदर जो है 25 to 30% डाइजेशन हो जाती है फ़ैट्स की। और नेक्स्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर डाइजेशन जो है फ़ैट की स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, पेनक्रियाटिक एंजाइम की मौजूदगी में। जैसे पेनक्रियाटिक एंजाइम हम प्रोटीन की डाइजेशन में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे उन्हीं की मौजूदगी में जो है ना फ़ैट्स की भी डाइजेशन होगी और इसके साथ साथ इसकी इमल्सिफिकेशन भी होगी। इमल्सिफिकेशन बेसिकली क्या है, इमल्सिफिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं पूरा, उसने हमें जो है ना समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि फ़ैट की डाइजेशन में ये फर्स्ट स्टेप है इमल्सिफिकेशन का। इसमें क्या किया जाता है, फ़ैट्स की ब्रोक डाउन, तोड़ फोड़ होती है और फ़ैट्स के जो ग्लोब्यूल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको बाइल एसिड्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है एंड लेसिथिन के साथ। लेसिथिन एक मॉलिक्यूल जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस में जो है ना सिक्रीट होता है, इनके साथ जब ये मिक्स होते हैं तो इनके ऊपर जो है एक एंजाइम एक्ट करता है और जो है इनको जो है इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इमल्सिफाई करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन के बाद जो होता है क्या होता है कि एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम दी डाइजेशन ऑफ फैट। पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, दिस एंजाइम प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, पानी की मौजूदगी में फ़ैट्स की तोड़ फोड़ करवाते हैं और इसको फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड जो हैं ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट हैं डाइजेशन का। फैट्स की डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो फैटी एसिड है और मोनोग्लिसराइड। अच्छा, लाइपेज एंजाइम जो है यहाँ पे वो हमें जो है ना डिटेल से बताएगा
लाइपेज एंजाइम करता क्या है, रिमूव्स 2 of 3 फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वाइल रिमेनिंग पोर्शन अटैच टू इट टू फॉर्म मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में जो है ना लाइपेज एंजाइम फैट्स के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करवाता है। और पेनक्रियाटिक फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करवाता है, ये फैटी एसिड की क्लीज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करवाना, पीसीज में कन्वर्ट कराना, और इसको जो है फास्फोलिपिड सच एज फास्फेटोडाइल कोलिन वगैरह में कन्वर्ट कराता है। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर की जो है डाइजेशन कराता है। और कंप्लीट जो एक रिएक्शन होता है प्रोसेस, यहाँ पे उसने हमें दिखाया है कि फैट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका बाइल के साथ जो है ना कम्बिनेशन होगा, और फिर जो है ना आगे प्लस का निशान के बाद उसने बताया एजिटेशन, इनको जो है इनकी शेकिंग होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर शेकिंग होती है। और इसके बाद क्या होता है, इमल्सिफिकेशन हो जाती है फैट्स की, और जो है इमल्सिफाइड फैट के ऊपर जो है फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करते हैं, उनके साथ जो है ना एक्ट करते हैं, और उनकी जो है फाइनल डाइजेशन करवा देते हैं, उनको फाइनल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब्जॉर्प्शन भी इसकी बड़ी टेक्निकल होती है फैट्स के मॉलिक्यूल्स की। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, बेसिकली जो इमल्सिफिकेशन के बाद फैट्स के छोटे छोटे जो है ना ग्लोब्यूल्स हमें मिले हैं, तो वो जो है एग्रीगेट्स बनाते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना। तो एग्रीगेशन में होता क्या है, 20 to 30 मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स एंड बाइल साल्ट्स के, और ये एक जो है ना माइसल्स की शक्ल बनाते हैं, और इस ड्रॉपलेट को क्या नाम माइसल्स नाम दिया जाता है, और इसका साइज़ क्या होता है 4 to 5 mm इन डायमीटर, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, वो कहते हैं कि जो है ये माइसल जो होते हैं ये द इमल्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन जो है ना, मोनोग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है ना, ये माइसल्स की शक्ल में बना लेते हैं, और जो है ना अब्जॉर्प्शन से पहले, और फिर जो है ये इन माइसल्स की अब्जॉर्प्शन कराई जाती है। यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसने बात कही है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। वो कहते हैं जो वाइटामिन्स होती हैं ना, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, वो बेसिकली जो है इन माइसल्स के बिल्कुल सेंटर में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फैट्स के साथ साथ वाइटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो हमारी जो है ज़रूरी वाइटामिन्स होती हैं। द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन आर लोकेटेड विद इन दी फैट सॉल्युबल इंटीरियर ऑफ माइसल्स के साथ साथ जो है ना प्रोटीन की भी अब्जॉर्प्शन हो जाती है, सॉरी वाइटामिन्स की भी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। और अच्छा, फिर अब्जॉर्प्शन का भी ये बड़ा टेक्निकल मैकेनिज़्म है, अब्जॉर्प्शन ये कैसे होती है फैट्स की या माइसल्स की। वो ये कहते हैं कि जो ब्रुश बॉर्डर होता है, ठीक है, म्यूकोज़ा का, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था एक जो है ना म्यूकोजल सेल्स को, उसके अंदर माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, और उनके दरमियान से फिर जो है लिपिड्स जो हैं डिफ्यूज़ होते हैं अक्रॉस माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन इनटू एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स का मतलब होता है कि सेल के अंदर की जो जगह होती है उसको एंटेरोसाइट्स कहते हैं। और दूसरा मैकेनिज़्म क्या है, वो कहता है कि जैसे ही जो है ना माइसल्स माइक्रोविलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, राब्ते में आते हैं, तो फ़ौरन ही जो है ना उनसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी किसी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, जस्ट एक फ़िज़िकल बॉन्डिंग होती है, जस्ट एग्रीगेट्स उन्होंने बनाए होते हैं माइसल्स की शक्ल में, तो वो वहाँ पे आके अलहदा हो जाते हैं एक दूसरे से, और ऐसे जो है फिर इनकी जो है ना अब्जॉर्प्शन हो जाती है। तीसरा वो कहता है कि बेसिकली होता क्या है, जब ये सारे मालिक्यूल एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, तो ये जो है क्या करें, म्यूकोजल सेल्स के अंदर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो जाएंगे, और फर्दर जो कहता है कि नेक्स्ट जो फेट होती है ना, सब्सिक्वेंट फेट, यानी कि आगे जो फैट्स की जो किस्मत है, यानी कि आगे उसके साथ क्या क्या जो है ना रिएक्शन होंगे, ये डिपेंड करते हैं उनके साइज़ पे। भाई इनको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनगल्फ करती है, या गाल्गी अपरेटस जो है ना इनको जो है डाइजेस्ट कराता है, या जो कुछ भी फर्दर इसकी फेट होगी। अच्छा, आगे वो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है कि एंटेरोसाइट के बाद
एक्स्ट्रा सेलुलर अब्जॉर्प्शन इसकी कैसे होगी, यानी कि जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है या लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ तक ये ट्राइग्लिसराइड कैसे पहुँचेंगे। इसमें हमें बता रहा है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को जो है प्रोटीन की लेयर जो है ना इसकी कोट कोट कर दिया जाता है और इसको कहा जाता है काइलोमाइक्रोन्स, जो फिर क्या होता है एंटेरोसाइट से जो है ना एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, फिर वो जो है लिम्फेटिक वेसल जो होती हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये कहते हैं कि काइलोमाइक्रोन्स जो है एंटेरोसाइट्स कैसे बनाते हैं। इसमें वो बताता है कि जब एंटेरोसाइट्स में वो फैट्स के ट्राइग्लिसराइड या फैट्स की अब्जॉर्प्शन होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, ये जो है एग्रीगेट्स और ग्लोब्यूल्स को जो है ना फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के साथ इसको प्रोटीन के साथ कोट करते हैं और इनको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एक म्यूकोजल सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, इनको माइक्रोविलाई कहा गया है। और फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो जो है ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, और जो है हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो जो है माइक्रोविलाई की जो स्पेसीज़ हैं वहाँ से जो है ना इंजेक्ट हो गए एंटेरोसाइड में पहुँच जाती हैं, और फिर जो हमारे दूसरे काइलोमाइक्रोन्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है ना मूव करने के बाद लिम्फेटिक वेसल में पहुंच जाते हैं। तो ये था आज हमारा सारे कंप्लीट हो चुका है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। तो जस्ट हमारे चैप्टर के आगे कुछ टॉपिक रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।